दोस्तों, इस वीडियो में हम आर्यभट्ट के बारे में बात कर रहे हैं। आर्यभट्ट संस्कृत आर्यभट्ट ISO आर्यभट्ट या आर्यभट्ट प्रथम 476-550 CE भारतीय गणित और भारतीय खगोल विज्ञान के शास्त्रीय युग के प्रमुख गणितज्ञ खगोलविदों में से पहले थे। उनके कार्यों में आर्यभट्ट, जिसका उल्लेख है कि 3600 कलियुग 499 CE में वे 23 वर्ष के थे, और आर्य सिद्धांत शामिल हैं। जन्म 476 CE कुसुमपुरा, पाटलिपुत्र, वर्तमान पटना, भारत। मर गए 550 CE। अकादमिक पृष्ठभूमि को प्रभावित सूर्य सिद्धांत, शैक्षिकी कार्य युग, गुप्त युग, मुख्य रुचियां गणित, खगोल विज्ञान। उल्लेखनीय कार्य आर्यभट्ट, आर्य सिद्धांत। उल्लेखनीय विचार चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की व्याख्या, अपनी धुरी पर पृथ्वी का घूमना, चंद्रमा द्वारा प्रकाश का परावर्तन, साइनसॉइडल फंक्शन, एकल चर द्विघात समीकरण का समाधान का मान 4 स्थानों तक सही, पृथ्वी का व्यास, नक्षत्र की लंबाई की गणना, वर्ष प्रभावित लल्ला, भास्कर प्रथम, ब्रह्मगुप्त, वरामिहिर, केरल। खगोल विज्ञान और गणित स्कूल। इस्लामी खगोल विज्ञान और गणित गति की सापेक्षता के अपने स्पष्ट उल्लेख के लिए वो एक प्रमुख प्रारंभिक भौतिक विज्ञानी के रूप में भी योग्य हैं। नाम, जबकि उनके नाम को आर्यभट्ट के रूप में भट्ट प्रत्यय वाले अन्य नामों के साथ सादृश्य द्वारा गलत वर्तनी की प्रवृत्ति है। उनका नाम आर्यभट्ट सही ढंग से लिखा गया है। प्रत्येक खगोलीय पाठ उनके नाम को इस प्रकार बताता है। 8, जिसमें ब्रह्मगुप्त के संदर्भों में इन शामिल है। नाम से 100 से अधिक स्थान। इसके अलावा ज्यादातर मामलों में आर्यभट्ट मीटर में भी फिट नहीं होगा। जन्म का समय और स्थान। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय में उल्लेख किया है कि वो कलियुग में 23 वर्ष के 3600 वर्ष के थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उस समय पाठ की रचना की गई थी। यह उल्लेखित वर्ष 499 CE से मेल खाता है, और इसका अर्थ है कि उनका जन्म 476 में हुआ था। 5, आर्यभट्ट ने खुद को कुसुमपुरा या पाटलिपुत्र, वर्तमान पटना, बिहार का मूल निवासी बताया। अन्य परिकल्पना भास्कर प्रथम ने आर्यभट्ट को अश्माक्य के रूप में वर्णित किया है, एक अश्माका देश से संबंधित, बुद्ध के समय में मध्य भारत में नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच के क्षेत्र में अस्माका लोगों की एक शाखा बस गई। यह दावा किया गया है कि अम्माका पत्थर के लिए संस्कृत, जहां आर्यभट्ट की उत्पत्ति हुई थी, वो वर्तमान कोडुंगलूर हो सकता है, जो प्राचीन केरल के थिरुवंचकुलम की ऐतिहासिक राजधानी थी। यह इस विश्वास पर आधारित है कि कोसुअल्लूर को पहले कोसुम काल के नाम से जाना जाता था। कठोर पत्थरों का शहर। हालांकि पुराने रिकॉर्ड बताते हैं कि शहर वास्तव में कोसुम कोलउर, सख्त शासन का शहर था। इसी तरह केरल से आर्यभट्टीय पर कई भाष्य प्राप्त होने के तथ्य का उपयोग यह सुझाव देने के लिए किया गया है कि यह आर्यभट्ट के जीवन और गतिविधि का मुख्य स्थान था। हालांकि कई भाष्य केरल के बाहर से आए हैं, और आर्य सिद्धांत केरल में पूरी तरह से अज्ञात था। चंद्रहरि ने खगोलीय साक्ष्य के आधार पर केरल परिकल्पना के लिए तर्क दिया है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय में कई मौकों पर लंका का उल्लेख किया है, लेकिन उनकी लंका एक अमूर्त है, जो भूमध्य रेखा पर उसी देशांतर पर एक बिंदु के लिए खड़ी है, जिसमें उनकी उज्जयिनी है। शिक्षा। इतना तो तय है कि किसी समय वे उच्च शिक्षा के लिए कुसुमपुरा गए और कुछ समय वहीं रहे। हिंदू और बौद्ध दोनों परंपराएं, साथ ही भास्कर CE 629 कुसुमपुरा को पालिपुत्र, आधुनिक पटना के रूप में पहचानते हैं। 8, एक श्लोक में उल्लेख किया गया है कि आर्यभट्ट कुसुमपुर में एक संस्था कुलपा के प्रमुख थे, और क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय उस समय पाटलिपुत्र में था और एक खगोलीय वेधशाला थी, ये अनुमान लगाया जाता है कि आर्यभट्ट नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख थे। साथ ही
8. आर्यभट्ट को बिहार के तारेगाना में सूर्य मंदिर में एक वेधशाला स्थापित करने के लिए भी जाना जाता है। काम करता है आर्यभट्ट। गणित और खगोल विज्ञान पर कई ग्रंथों के लेखक हैं, जिनमें से कुछ खो गए हैं। उनके प्रमुख कार्य आर्यभट्टीय गणित और खगोल विज्ञान का एक संग्रह भारतीय गणितीय साहित्य में व्यापक रूप से संदर्भित किया गया था और आधुनिक समय तक जीवित रहा है। आर्यभट्टीय के गणितीय भाग में अंकगणित, बीजगणित, समतल त्रिकोणमिति और गोलाकार त्रिकोणमिति शामिल हैं। इसमें निरंतर भिन्न, द्विघात समीकरण, योग शक्ति श्रृंखला और ज्या की एक तालिका भी शामिल है। आर्य सिद्धांत खगोलीय संगणनाओं पर एक खोया हुआ काम आर्यभट्ट के समकालीन वराहमिहिर और बाद के गणितज्ञों और टिप्पणीकारों के लेखन के माध्यम से जाना जाता है, जिसमें ब्रह्मगुप्त और भास्कर शामिल हैं। यह कार्य पुराने सूर्य सिद्धांत पर आधारित प्रतीत होता है और मध्यरात्रि का उपयोग करता है। दिन की गणना आर्यभट्टीय में सूर्योदय के विपरीत। इसमें कई खगोलीय उपकरणों का विवरण भी शामिल है। सूक्ति, शंकु यंत्र, एक छाया यंत्र संभवतः कोण मापने वाले उपकरण, अर्धवृत्ताकार और गोलाकार धनोर यंत्र, चक्र यंत्र, एक बेलनाकार छड़ी यस्ती यंत्र, एक छत्र के आकार का उपकरण जिसे छत्र यंत्र कहा जाता है, और कम से कम 2 प्रकार की पानी की घड़ियां, धनुष के आकार की और बेलनाकार। एक तीसरा पाठ है जो अरबी अनुवाद में बच गया है, हो सकता है अल नत्फ या अल नन्फ है। यह दावा करता है कि यह आर्यभट्ट का अनुवाद है, लेकिन इस काम का संस्कृत नाम ज्ञात नहीं है। संभवतः 9वीं शताब्दी से डेटिंग। इसका उल्लेख फारसी विद्वान और भारत के इतिहासकार अबू रेहान अल बिरीनी ने किया है। 9. आर्यभट्टीय मुख्य लेख आर्यभट्ट के कार्यों का प्रत्यक्ष विवरण आर्यभट्टीय से ही ज्ञात होता है। आर्यभट्टीय नाम बाद के टीकाकारों के कारण पड़ा है। हो सकता है कि आर्यभट्ट ने स्वयं इसे कोई नाम न दिया हो। उनके शिष्य भास्कर प्रथम ने इसे अश्माकतंत्र या अश्माका का ग्रंथ कहा। इसे कभी कभी आर्य शतअष्ट शाब्दिक रूप से आर्यभट्ट के 108 के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि पाठ में 108 छंद हैं। यह सूत्र साहित्य की विशिष्ट शैली में लिखा गया है, जिसमें प्रत्येक पंक्ति एक जटिल प्रणाली के लिए स्मृति की सहायता करती है। इस प्रकार अर्थ की व्याख्या टीकाकारों के कारण होती है। पाठ में 108 छंद और 13 परिचयात्मक छंद शामिल हैं, और इसे 4 पायदों या अध्यायों में विभाजित किया गया है। गीतिका पद 13 छंद, समय की बड़ी इकाइयां कल्प, मनवंतर और युग जो पहले के ग्रंथों से अलग ब्रह्मांड विज्ञान प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि लगद का वेदांग ज्योतिष सी. पहली शताब्दी ईसा पूर्व। एक ही श्लोक में दी हुई ज्या की सारणी भी है। एक महायुग के दौरान ग्रहों की परिक्रमा की अवधि 4.32 मिलियन वर्ष बताई गई है। गणित पद 33 छंद, क्षेत्रमिति, क्षेत्र व्यवहार, अंकगणित और ज्यामितीय प्रगति, सूक्ति, छाया, शंकु छाया, सरल, द्विघात, युगपथ और अनिश्चित समीकरण, कुटिक, कालक्रियापादा 25 छंद, समय की विभिन्न इकाइयां और किसी दिए गए दिन के लिए ग्रहों की स्थिति का निर्धारण करने के लिए एक विधि, अंतःविषय, महीने, अधिकासा, क्षय तिथि और सप्ताह के दिनों के नामों के साथ 7 दिवसीय सप्ताह से संबंधित गणना। गोलोपाद 50 छंद, खगोलीय क्षेत्र के ज्यामितीय, त्रिकोणमितीय पहलू, अंडाकार, आकाशीय भूमध्य रेखा, नोड, पृथ्वी का आकार, दिन और रात का कारण, क्षितिज पर राशियों का उदय आदि की विशेषताएं। इसके अलावा कुछ संस्करण अंत में जोड़े गए कुछ कॉलोफोन का हवाला दें, काम के गुणों की प्रशंसा करें आदि। गति की सापेक्षता के वर्णन के लिए आर्यभट्टीय भी उल्लेखनीय है। उन्होंने इस सापेक्षता को इस प्रकार व्यक्त किया:
जिस तरह एक नाव में एक आदमी आगे बढ़ते हुए स्थिर वस्तुओं किनारे पर को पीछे की ओर देखता है, वैसे ही पृथ्वी पर लोगों द्वारा स्थिर सितारों को पश्चिम की ओर बढ़ते हुए देखा जाता है। गणित स्थानीय मान प्रणाली और शून्य स्थान मूल्य प्रणाली, जिसे पहली बार 3वीं शताब्दी की बख्शाली पांडुलिपि में देखा गया था, उनके काम में स्पष्ट रूप से मौजूद थी, जबकि उन्होंने शून्य के लिए एक प्रतीक का उपयोग नहीं किया। फ्रांसीसी गणितज्ञ जॉर्जेस इफ्रा का तर्क है कि शून्य का ज्ञान शून्य गुणांक के साथ 10 की शक्तियों के लिए एक स्थान धारक के रूप में आर्यभट्ट के स्थान मूल्य प्रणाली में निहित था। हालांकि आर्यभट्ट ने ब्राह्मी अंकों का उपयोग नहीं किया। वैदिक काल से संस्कृत परंपरा को जारी रखते हुए उन्होंने संख्याओं को व्यक्त करने के लिए वर्णमाला के अक्षरों का उपयोग किया, मात्राओं को व्यक्त किया, जैसे कि एक स्मारक रूप में साइन की तालिका। आर्यभट्ट ने पाई के सन्निकटन पर काम किया और शायद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अपरिमेय है। आर्यभट्टियम गणित पाद 10 के दूसरे भाग में वे लिखते हैं, चतुराधिकारं शतामंगगुण द्वादशनिष्ठ सहस्र नाम अयुत द्वायविंकम्भस्यासनो वत्ता पृष 100 में 4 जोड़ें, 8 से गुणा करें और फिर 62,000 जोड़ें। इस नियम से 20,000 के व्यास वाले एक सर्कल की परिधि तक पहुंचा जा सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि एक वृत्त जिसका व्यास 20,000 है की परिधि 62,832 होगी, यानी डिस्प्ले स्टाइल पाई इक्वल्स डिस्प्ले स्टाइल 62,832 over 20,000 डिस्प्ले स्टाइल 62,832 over 20,000 equals display style 3.1416 display style 3.1416, जो 3 दशमलव स्थानों तक सटीक है। ये अनुमान लगाया जाता है कि आर्यभट्ट ने आसन शब्द का प्रयोग किया था, जिसका अर्थ है कि यह न केवल एक सन्निकटन है बल्कि यह कि मूल्य अतुलनीय या तर्कहीन है। यदि यह सच है तो यह काफी परिष्कृत अंतर्दृष्टि है, क्योंकि पाई की तर्कहीनता यूरोप में केवल 1761 में लैम्बर्ट द्वारा सिद्ध की गई थी। आर्यभट्टीय का अरबी में अनुवाद होने के बाद c. 820 CE इस सन्निकटन का उल्लेख अल-ख्वारिज़मी की बीजगणित पर पुस्तक में किया गया था। त्रिकोणमिति गणित पद 6 में आर्यभट्ट एक त्रिभुज का क्षेत्रफल इस प्रकार देते हैं, त्रिभुजस्य फलाश्रीरन समदलकोटि भुजर्धासवर्ग। इसका अनुवाद इस प्रकार है, एक त्रिभुज के लिए आधी भुजा वाले लंब का परिणाम क्षेत्रफल होता है। आर्यभट्ट ने अपने काम में साइन की अवधारणा पर अर्धज्या के नाम से चर्चा की, जिसका शाब्दिक अर्थ है अर्ध तार। सादगी के लिए लोग इसे जया कहने लगे। जब अरबी लेखकों ने उनकी रचनाओं का संस्कृत से अरबी में अनुवाद किया तो उन्होंने इसे जीबा कहा। हालांकि अरबी लेखन में स्वरों को छोड़ दिया जाता है और इसे जेबी के रूप में संक्षिप्त किया जाता था। बाद के लेखकों ने इसे जैब से बदल दिया, जिसका अर्थ है जेब या गुना एक परिधान में। अरबी में जिबा एक अर्थहीन शब्द है। बाद में 12वीं शताब्दी में जब क्रेमोना के घेरार्डो ने इन लेखों का अरबी से लैटिन में अनुवाद किया तो उन्होंने अरबी जैब को इसके लैटिन समकक्ष साइनस से बदल दिया, जिसका अर्थ है कोव या बे। वहां से अंग्रेजी शब्द साइन आता है। अनिश्चित समीकरण प्राचीन काल से भारतीय गणितज्ञों के लिए एक बड़ी रुचि की समस्या डायोफेंटाइन समीकरणों के पूर्णांक समाधान खोजने की रही है, जिनका रूप x जोड़ y इक्वल्स c है। इस समस्या का अध्ययन प्राचीन चीनी गणित में भी किया गया था और इसका समाधान आमतौर पर चीनी शेष प्रमेय के रूप में जाना जाता है। यह आर्यभट्टीय पर भास्कर की टिप्पणी से एक उदाहरण है। वो संख्या ज्ञात कीजिए जो 8 से विभाजित करने पर शेषफल के रूप में 5 देता है, 9 से विभाजित करने पर शेषफल के रूप में 4 और 7 से विभाजित होने पर एक शेषफल देता है, अर्थात n इक्वल्स 8x जोड़ 5 इक्वल्स 9y जोड़ 4 इक्वल्स 7z जोड़ 1 ज्ञात कीजिए।
यह पता चला है कि n के लिए सबसे छोटा मान 85 है। सामान्य तौर पर इस तरह के डायोफेंटाइन समीकरण कुख्यात रूप से कठिन हो सकते हैं। प्राचीन वैदिक पाठ सुलभा सूत्र में उनकी विस्तृत चर्चा की गई थी, जिनके अधिक प्राचीन भाग 800 BC के हो सकते हैं। ऐसी समस्याओं को हल करने की आर्यभट्ट की विधि, जिसे भास्कर ने 621 कुट्टाका का अर्थ है चूर्णित करना या छोटे टुकड़ों में तोड़ना, और इस विधि में मूल कारकों को छोटी संख्या में लिखने के लिए एक पुनरावर्ती एल्गोरिथम शामिल है। यह एल्गोरिथम भारतीय गणित में प्रथम क्रम के डायोफेंटाइन समीकरणों को हल करने के लिए मानक विधि बन गया, और शुरू में बीजगणित के पूरे विषय को कुट्टाका गणित या बस कुट्टाका कहा जाता था। बीजगणित आर्यभट्टीय में आर्यभट्ट ने वर्गों और घनों की श्रृंखला के योग के लिए शानदार परिणाम प्रदान किए। खगोल आर्यभट्ट की खगोल विज्ञान की प्रणाली को औड्याक प्रणाली कहा जाता था, जिसमें दिन उदय से लंका में भोर या भूमध्य रेखा से गिने जाते हैं। खगोल विज्ञान पर उनके कुछ बाद के लेखन, जो जाहिरा तौर पर एक दूसरे मॉडल या अर्धरात्रिक मध्यरात्रि का प्रस्ताव रखते थे, खो गए हैं। लेकिन ब्रह्मगुप्त के खंडखाद्यका में चर्चा से आंशिक रूप से पुनर्निर्माण किया जा सकता है। कुछ ग्रंथों में वो पृथ्वी के घूमने के लिए आकाश की स्पष्ट गतियों का वर्णन करता है। उसने माना होगा कि ग्रह की परिक्रमा गोलाकार के बजाय अंडाकार है। सौर मंडल की गति आर्यभट्ट ने सही ढंग से जोर देकर कहा कि पृथ्वी प्रतिदिन अपनी धुरी के चारों ओर घूमती है, और तारों की स्पष्ट गति पृथ्वी के घूमने के कारण एक सापेक्ष गति है, जो उस समय के प्रचलित दृष्टिकोण के विपरीत है कि आकाश घूमता है। ये आर्यभट्टीय के पहले अध्याय में इंगित किया गया है, जहां उन्होंने एक युग में पृथ्वी के घूमने की संख्या दी है, और अपने गोला अध्याय में और अधिक स्पष्ट किया है, जिस प्रकार नाव में सवार कोई व्यक्ति किसी अचल वस्तु को पीछे की ओर जाते हुए देखता है, उसी प्रकार भूमध्य रेखा पर कोई गतिमान तारों को पश्चिम की ओर समान रूप से जाते हुए देखता है। उदय और अस्त होने का कारण यह है कि ग्रहों के साथ सितारों का गोला जाहिरा तौर पर भूमध्य रेखा पर पश्चिम की ओर मुड़ता है, जो लगातार ब्रह्मांडीय हवा द्वारा धकेला जाता है। आर्यभट्ट ने सौर मंडल के एक भूकेंद्रीय मॉडल का वर्णन किया, जिसमें सूर्य और चंद्रमा प्रत्येक को चक्रों द्वारा ले जाया जाता है। वे बदले में पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। इस मॉडल में, जो पैतामह सिद्धांत CE 425 में भी पाया जाता है, ग्रहों की गति प्रत्येक 2 चक्रों द्वारा नियंत्रित होती है, एक छोटा मंद धीमा और एक बड़ा अघर तेज। पृथ्वी से दूरी के संदर्भ में ग्रहों का क्रम इस प्रकार लिया जाता है: चंद्रमा, बुध, शुक्र, सूर्य, मंगल, बृहस्पति, शनि और तारे। ग्रहों की स्थिति और अवधियों की गणना एक समान गतिमान बिंदुओं के सापेक्ष की गई। बुध और शुक्र के मामले में वे पृथ्वी के चारों ओर उसी औसत गति से घूमते हैं जैसे सूर्य। मंगल, बृहस्पति और शनि के मामले में वे पृथ्वी के चारों ओर विशिष्ट गति से घूमते हैं। राशि चक्र के माध्यम से प्रत्येक ग्रह की गति का प्रतिनिधित्व करते हैं। खगोल विज्ञान के अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि यह 2 चक्रीय मॉडल पूर्व टॉलेमिक यूनानी खगोल विज्ञान के तत्वों को दर्शाता है। आर्यभट्ट के मॉडल में एक अन्य तत्व अघोर का सूर्य के संबंध में मूल ग्रह काल कुछ इतिहासकारों द्वारा एक अंतर्निहित सूर्य केंद्रित मॉडल के संकेत के रूप में देखा जाता है। ग्रहणों आर्यभट्ट ने सूर्य और चंद्र ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या की थी। उनका कहना है कि चंद्रमा और ग्रह परावर्तित सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। प्रचलित ब्रह्मांड विज्ञान के बजाय, जिसमें राहु और केतु छठम ग्रहों के चंद्र नोड्स के रूप में पहचाने गए, के कारण ग्रहण हुए थे। वो ग्रहण को पृथ्वी पर पड़ने वाली छाया के संदर्भ में बताते हैं। इस प्रकार
चंद्र ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया में प्रवेश करता है। श्लोक गोला 3:7। वो पृथ्वी की छाया के आकार और विस्तार पर विस्तार से चर्चा करता है। श्लोक गोला 38-48 और फिर ग्रहण के दौरान ग्रहण किए गए हिस्से की गणना और आकार प्रदान करता है। बाद में भारतीय खगोलविदों ने गणना में सुधार किया, लेकिन आर्यभट्ट के तरीकों ने मूल प्रदान किया। उनका कंप्यूटेशनल प्रतिमान इतना सटीक था कि 18वीं शताब्दी के वैज्ञानिक गुइलियम ले जेंटल ने पौंडीचेरी, भारत की यात्रा के दौरान 30 अगस्त 1765 के चंद्र ग्रहण की अवधि की भारतीय गणना को 41 सेकंड से कम पाया, जबकि उनके चार्ट द्वारा टोबियास मेयर 1752 68 सेकंड से अधिक लंबे थे। नाक्षत्र अवधि समय की आधुनिक अंग्रेजी इकाइयों में माना जाता है। आर्यभट्ट ने नाक्षत्र घूर्णन स्थिर तारों को संदर्भित करने वाली पृथ्वी का घूर्णन की गणना 23 घंटे 56 मिनट और 4.1 सेकंड के रूप में की। आधुनिक मूल्य रात के 11:56 4.091 है। इसी तरह 365 दिन 6 घंटे 12 मिनट और 30 सेकंड 365.25858 दिन में नाक्षत्र वर्ष की लंबाई के लिए उनका मान 1 वर्ष की लंबाई 365.25636 दिन में 3 मिनट और 20 सेकंड की त्रुटि है। 33 सूर्य केंद्रीयता जैसा कि उल्लेख किया गया है। आर्यभट्ट ने एक खगोलीय मॉडल की वकालत की जिसमें पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। उनके मॉडल ने सूर्य की औसत गति के संदर्भ में आकाश में ग्रहों की गति के लिए सुधार आग्रा विसंगति भी दिया। इस प्रकार यह सुझाव दिया गया है कि आर्यभट्ट की गणना एक अंतर्निहित सूर्य केंद्रित मॉडल पर आधारित थी, जिसमें ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। हालांकि इसका खंडन किया गया है। यह भी सुझाव दिया गया है कि आर्यभट्ट की प्रणाली के पहलुओं को संभवतः पूर्व टॉलेमिक ग्रीक सूर्य केंद्रित मॉडल से लिया गया हो सकता है, जिससे भारतीय खगोलविद अनजान थे। हालांकि इसके प्रमाण बहुत कम हैं। 39 आम सहमति यह है कि एक सिनोडिक विसंगति सूर्य की स्थिति के आधार पर शारीरिक रूप से सूर्य केंद्रित कक्षा ऐसे सुधार देर से बेबीलोनियाई खगोलीय ग्रंथों में भी मौजूद है का संकेत नहीं देती है, और आर्यभट्ट की प्रणाली स्पष्ट रूप से सूर्य केंद्रित नहीं थी। विरासत भारतीय खगोलीय परंपरा में आर्यभट्ट के काम का बहुत प्रभाव था और अनुवाद के माध्यम से कई पड़ोसी संस्कृतियों को प्रभावित किया। इस्लामी स्वर्ण युग c. 820 सी के दौरान अरबी अनुवाद विशेष रूप से प्रभावशाली था। उनके कुछ परिणामों को अल-ख्वारिज़मी द्वारा उद्धृत किया गया है और 10वीं शताब्दी में अल-बिरूनी ने कहा कि आर्यभट्ट के अनुयायियों का मानना कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। साइन ज्या, कोसाइन कोज्या, वर्साइन उत्क्रमाज्या और व्युत्क्रम ज्या ओटक्रम ज्या की उनकी परिभाषाओं ने त्रिकोणमिति के जन्म को प्रभावित किया। वो पहले भी थे जिन्होंने साइन और वर्साइन एक COSX तालिकाओं को 3.75 डिग्री अंतराल में 0 डिग्री से 90 डिग्री तक 4 दशमलव स्थानों की सटीकता तक निर्दिष्ट किया। वास्तव में आधुनिक नाम साइन और कोसाइन आर्यभट्ट द्वारा पेश किए गए शब्द ज्या और कोज्या के गलत अनुवाद हैं। जैसा कि उल्लेख किया गया है, उनका अरबी में जिबा और कोजिबा के रूप में अनुवाद किया गया था और फिर एक अरबी ज्यामिति पाठ का लैटिन में अनुवाद करते समय क्रेमोना के जेरार्ड द्वारा गलत समझा गया था। उन्होंने माना कि जिबा अरबी शब्द जैब था, जिसका अर्थ है एक परिधान में तह एल साइनस c. 1150 आर्यभट्ट की खगोलीय गणना पद्धति भी बहुत प्रभावशाली थी। त्रिकोणमितीय तालिकाओं के साथ वे इस्लामी दुनिया में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने लगे और कई अरबी खगोलीय तालिकाओं जिजेस की गणना करते थे। विशेष रूप से अरबी स्पेन के वैज्ञानिक अल जरकाली 11वीं शताब्दी के काम में खगोलीय तालिकाओं का लैटिन में टोलेडो की तालिका
12वीं शताब्दी के रूप में अनुवाद किया गया था और सदियों से यूरोप में उपयोग किए जाने वाले सबसे सटीक पंचांग बने रहे। पंचांग, हिंदू कैलेंडर को ठीक करने के व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए आर्यभट्ट और उनके अनुयायियों द्वारा तैयार की गई कैलेंडर गणना भारत में निरंतर उपयोग में रही है। इस्लामी दुनिया में उन्होंने उमर खयाम सहित खगोलविदों के एक समूह द्वारा 1073 CE में शुरू किए गए जलाली कैलेंडर का आधार बनाया। 42 जिसके संस्करण 1925 में संशोधित आज ईरान और अफगानिस्तान में उपयोग में आने वाले राष्ट्रीय कैलेंडर हैं। जलाली कैलेंडर की तिथियां वास्तविक सौर पारगमन पर आधारित होती हैं, जैसे आर्यभट्ट और पहले के सिद्धांत कैलेंडर में। इस प्रकार के कैलेंडर में तिथियों की गणना के लिए एक पंचांग की आवश्यकता होती है। हालांकि तारीखों की गणना करना मुश्किल था, लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर की तुलना में जलाली कैलेंडर में मौसमी त्रुटियां कम थीं। उद्धरण वांछित उनके सम्मान में तकनीकी, चिकित्सा, प्रबंधन और संबद्ध व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित शैक्षिकी बुनियादी ढांचे के विकास और प्रबंधन के लिए बिहार सरकार द्वारा आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी AKU पटना की स्थापना की गई है। विश्वविद्यालय बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2008 द्वारा शासित है। भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट और चंद्र क्रेटर आर्यभट्ट दोनों का नाम उनके सम्मान में रखा गया है। आर्यभट्ट उपग्रह भी भारतीय 2 रुपये के नोट के पीछे चित्रित किया गया है। खगोल विज्ञान, खगोल भौतिकी और वायुमंडलीय विज्ञान में अनुसंधान करने के लिए एक संस्थान नैनीताल, भारत के पास आर्यभट्ट अवलोकन विज्ञान अनुसंधान संस्थान ARIS है। अंतर विद्यालय आर्यभट्ट गणित प्रतियोगिता का नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा गया है, जैसा कि बैसिलस आर्यभट्ट है, जो बैक्टीरिया की एक प्रजाति है जिसे इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा 2009 में समताप मंडल में खोजा गया था। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया और इसे सब्सक्राइब करें।